In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसके चारों केसेस हमने अलग अलग डिस्कस किए। पहला केस जिसके अंदर हमने कहा कि बिल ड्रॉ हुआ, उसने अपने पास रखा मेच्योरिटी का ड्रॉर ने और एट द एंड बिल में ऑनर या डिसऑनर हो गया। दूसरा केस हमने पढ़ा था जिसमें ड्रॉर जो होता है वो बिल जो है वक्त से पहले बैंक के पास ले जाकर डिस्काउंट करवा लेता है और फिर एट द एंड ऑफ मेच्योरिटी वो ऑनर या डिसऑनर हो जाता है। तीसरे केस के अंदर हमने देखा था कि ड्रॉर जो है वो ये ऑप्शन यूज करता है कि वो बिल को यूज करता है और अपने किसी क्रेडिटर को पे कर देता है ताकि अपने डेट्स को सेटल कर सके। इसको हमने इंडोर्समेंट ऑफ बिल कहा था और एट द एंड ऑफ मेच्योरिटी ये ऑनर या डिसऑनर हो जाता है। इसके बाद चौथे नंबर पर हमने जो केस पढ़ा था उसमें ड्रॉर जो होता है वो बिल अपने बैंक के पास भेज देता है कलेक्शन पर्पज के लिए और बैंक जो है वो ऑन द बिहाफ ऑफ ड्रॉर मेच्योरिटी पे बिल कलेक्ट करता है। और इसमें भी हमने पढ़ा था कि मेच्योरिटी पे वो ऑनर हो जाए तो फिर क्या करते हैं और डिसऑनर हो जाए तो फिर क्या करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज के इन चारों केसेस को एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यानी आप समझें कि अगर आज की आप वीडियो को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो आपका पूरा चैप्टर जो बिल ऑफ एक्सचेंज का है वो इसमें कवर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन खुद से ही डेवलप करते हैं और यहाँ पर सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो पार्टीज हैं, एक जो है वो इसको हम नाम दे देते हैं ए और दूसरे को बी। ए जो है वो चीजें बेचता है बी को, बी उससे खरीद लेता है, फिर इसने इस पे बिल ड्रॉ करना है तो हम साथ साथ ये केस जो है वो करते जाते हैं। लेट्स सपोज ए जो है उसने चीजें बेची हैं बी को, तो जनरल एंट्री बनेगी बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेट्स सपोज 10,000 की चीजें बेची, ये इसे खरीद रहा है तो ये एंट्री करेगा परचेज डेबिट कर देगा। आप एक बिल साइन करके देता है, बिल ऑफ एक्सचेंज जारी हो जाता है, बिल जारी करने की ये एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल डेबिट टू बी। अच्छा, अब हम लोग चूंकि चारों केस एक ही के अंदर चूंकि वो एंट्री है यानी बिल रिसीवेबल टू बी, बिल रिसीवेबल टू बी, बिल रिसीवेबल टू बी, तो हमने एक ही एंट्री कर दी। हाँ, अगर उनकी मैच्योरिटीज में डिफरेंस हो या उनकी अमाउंट्स के अंदर डिफरेंस हो तो हम ये अलग अलग भी कर देते हैं ताकि हमें आसानी रहे, हमें पता चल सके कि ये कौन सा बिल है, ये पहला, दूसरा या तीसरा है। कर तब भी इकट्ठी सकते हैं लेकिन तब हम अपनी आसानी के लिए उसे अलग अलग कर देते हैं। तो ये बिल एक्सेप्ट कर रहा है तो ये एंट्री कर देगा ये अकाउंट टू बिल पेएबल। सेम उसी तरीके से ये चारों बिल इसने एक्सेप्ट कर दिया 2500 ईच। बिल जारी करने के बाद अब हमारे पास चार केस हैं। पहला केस ये था कि वो ड्रॉर जो होता है वो पहला बिल अपने पास ही रखता है, अपने पास रखने की कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। दूसरा बिल वो बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है एट द रेट 10%। तो हम लोग यहाँ पर दूसरा बिल जो है वो बैंक से डिस्काउंट कराने की एंट्री कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा टू बिल रिसीवेबल। और जो बी है ड्राई है इसको इससे कोई लेना देना नहीं होता कि वो उसको अपने पास रख रहा है या डिस्काउंट करवा रहा है या उसने इंडोर्स किया है या बैंक से कलेक्शन के लिए भेजा है। तो डिस्काउंट करवा रहा है, हमने कहा कि लेट्स सपोज वो 10% पे करवा रहा है और 3 मंथ्स ईच इसका जो है वो हमने रखा हुआ है। तो अगर ये डिस्काउंट अगर हम करें तो ये कितनी अमाउंट इसकी बनेगी, 2500 का बिल है, 10% और ये 3 माह के लिए हमने बिल जो है वो जारी किया। साथ ही इसने फौरन से लेट्स सपोज उसने जो है वो डिस्काउंट करवा दिया था। तो अगर हम इसको चेक करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 2500 10% फॉर 3 मंथ्स, तो ये बन जाएगा 62.5। तो ये 62.5 जो है ये इसका डिस्काउंट होता है। तो अगर हम इसको राउंड करके 63 भी कर सकते हैं तो बिल जो है वो 2500 का और डिस्काउंट इस पर है 62.5। तो बाकी जो अमाउंट आएगी वो कितनी बन जाएगी 2500 माइनस 62.5 तो आ जाएगा 2437.5। तो ये बैंक से डिस्काउंट हो गया। अच्छा, दो हो गए। तीसरे केस में क्या होता है कि बैंक वो अपने किसी क्रेडिटर को पे कर देता होता है। तो लेट्स सपोज वो अपने किसी क्रेडिटर को यहाँ पर जो है वो इंडोर्स कर लेता है, लेकिन हम उससे पहले जो है वो बैंक फॉर कलेक्शन वाला कर लेते हैं, फिर हम जो है ना इंडोर्समेंट
का थोड़ा सा नोटिंग चार्जेस लेके आएंगे। तो चले जी, तीसरा जो है वो हम कर लेते हैं कि बैंक फॉर कलेक्शन के लिए उसने भेज दिया। तो जब बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेजा जाता है तो उसकी एंट्री बन जाती है बैंक फॉर कलेक्शन को हम डेबिट करते होते हैं 2500 और टू बिल रिसीवेबल 2500। इसको इससे कंसर्न नहीं होता कि ये बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेज रहा है, डिस्काउंट करवा रहा है या एंडोर्स कर रहा है। ठीक हो गया, 3 बिल हो गए। चौथा बिल जो है वो फर्क करें कि वो अपने किसी क्रेडिटर को सी को जो है वो पे कर देता है, सी अकाउंट पर डेबिट बिल रिसीवेबल, ये इसने इंडोर्स कर दिया 2500 का, ये इसकी भी एंट्री नहीं करेगी। अब हम यहाँ पर पार्टीज जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं। इधर हमारे पास अब एक सी पार्टी आ जाती है, पार्टीज थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, सी डी और एक और पार्टी भी ले आते हैं ई, ताकि सारा जो है वो कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। थोड़ा सा इंडोर्समेंट को बढ़ा देंगे, ये कोई इसका कंसर्न नहीं है, ये एंट्री रहती इसकी कोई नहीं होनी थी, यहाँ पे आ जाए। ए ने बिल सी को भेजा है तो इसने एंट्री की सी टू बिल रिसीवेबल। अब बिल सी के पास आ गया तो ये एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल डेबिट और ए का अकाउंट क्रेडिट और अमाउंट है 25। ठीक है, इससे बिल जा रहा था, इसने क्रेडिट पे इसके पास आ रहा है, इसने डेबिट किया। ए गिवर है, क्रेडिट कर दिया, यहाँ सी जो है वो रिसीवर था तो उसको डेबिट किया। अच्छा, अब सी जो है वो यही बिल यूज करता है और अपने किसी क्रेडिटर डी को आगे ट्रांसफर कर देता है, उसको दे देता है। तो ये फिर इसकी क्या एंट्री करेगा, ये अब एंट्री करेगा इसको, ये डी को दे रहा है, डी अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 2500 और ये एंट्री अपने पास करेगा बिल रिसीवेबल डेबिट और सी का अकाउंट क्रेडिट 2500। ठीक है, और डी जो है ये अपना कोई डेट सेटल करने के लिए अपने किसी क्रेडिटर ई को इंडोर्स कर देता है। तो ये जब इंडोर्समेंट करेगा तो ये एंट्री कर देगा डी अकाउंट डेबिट बिल रिसीवेबल, सॉरी ई को ये ट्रांसफर कर रहा है तो ये करेगा ई का अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट। और ई इसको कैसे दर्ज करेगा, ये करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2500 से टू डी अकाउंट। ठीक है, ये इंडोर्समेंट मल्टीपल हमने इंडोर्समेंट्स कर दी इसके अंदर। ए ने सी को दिया, सी ने आगे डी को दिया और डी ने आगे ई को दिया। अच्छा, अब आ जाती है मैच्योरिटी। हम इसी की मैच्योरिटी को डिस्कस कर लेते हैं जो इंडोर्समेंट वाली है कि इसकी मैच्योरिटी पे आके बिल जो है ना वो अगर डिसऑनर हो जाए और दरमियान में नोटिंग चार्जेस लेकर आते हैं तो उसको कैसे यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे समझने वाला है। जो असल आज की वीडियो का जो पॉइंट है ना वो यही पर यहाँ पर है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर ड्यू डेट आई, ड्यू डेट पे बिल हो गया डिसऑनर। डिसऑनर जब हो जाएगा तो काम शुरू होगा जहाँ पे बिल गया हुआ था, क्योंकि अब ई ने जो है वो बिल लेके जाना है, बिल के ऊपर लिखा हुआ बिल किसने देना है, बिल देना है बी ने। तो ई जो है वो अब जाएगा बी के पास और उसे कहेगा कि पैसे दें, मैच्योरिटी डेट आ गई, आपने एक बिल दिया हुआ था, बिल एक्सेप्ट किया हुआ था। तो बी जो है वो कह देता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, बिल हो गया डिसऑनर। अब ई जो है वो बी को डायरेक्टली कुछ नहीं कहेगा, ये जाएगा डी के पास और उससे कहेगा कि बिल नहीं मुझे मिला। ये अपने पास भी जर्नल एंट्री करेगा, ये अपने पास अपनी इस जर्नल एंट्री को रिवर्स कर देगा, ये कहेगा डी अकाउंट डेबिट अगेन कर लेगा और बिल रिसीवेबल इसको वापस कर देगा, ये अपनी एंट्री को रिवर्स कर देगा कि मेरे पास 2500 का बिल डिसऑनर हो गया। बिल आ गया डी के पास, डी क्या करता है, डी जो है वो क्या देता है कि ये तो जो है वो मैं इस बिल जो है वो अब मैं वापस सी के पास लेके जाऊँ, फिर ये सारा काम इस तरीके से चले। ये कह देता है कि मैं जाता हूँ नोटरी पब्लिक के पास और केस फाइल करने के लिए, क्योंकि जब भी बिल जो है वो डिसऑनर होता है और उसके बेस पे कोई केस फाइल करना हो तो पहले नोटरी पब्लिक पे जाके उसकी अटेस्टेशन करवानी होती है और उस वक्त कुछ नॉमिनल से फीस पे करना होती है और उसे हम कहते होते हैं नोटिंग चार्जेस। तो ये मिसाल के तौर पर बजाय इसके कि ऐसे ही रखता है, ये चला जाता है नोटरी पब्लिक के पास और वहाँ जाके पैसे इसके कुछ लगते हैं, लेट्स सपोज वो 100 रुपीज़ इसको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं बताओ नोटिंग चार्जेस। तो ये अब इसको जर्नलाइज कैसे करेगा, क्योंकि इसने 100 भी पे किया होगा। तो इसने क्या काम करना है, इसने पहले तो ये जर्नल एंट्री करते हुए ये करेगा कि जिस शख्स से किसने पैसे लेने हैं, इसने पैसे लेने हैं सी से,
जिससे पैसे लेने हैं उसको ये डेबिट करेगा और जिसको पैसे इसने देने हैं अभी तक उसको ये क्रेडिट करेगा। यानी ये अपने पास जनरल एंट्री क्या कर लेगा, सी अकाउंट को डेबिट करेगा और डी के अकाउंट को इसने क्रेडिट करना था। ठीक है, डी के अकाउंट सॉरी ई के अकाउंट को, ई को इसने पैसे देने हैं, ई के अकाउंट को इसने क्रेडिट करना था। ई को तो इसने देने हैं 2500, लेकिन साथ में इसका कुछ पैसा लग गया है जो इसने फीस जमा करवाई 100 रुपया कैश इसका लग गया, जो नोटरी पब्लिक के बाद इसने नोटिंग चार्जेस पे किए। तो वो इसका अपना जाती खर्चा तो नहीं है, इसलिए इसको डेबिट साइड पे ये अपना नोटिंग चार्जेस को एक्सपेंस नहीं बनाएगा। इसको सिर्फ कैश इसने चूंकि पे किया तो कैश को ही क्रेडिट कर दिया। अब ये सी से 2500 रुपया इसने बिल वाला लेना है, वो जो बिल डिसऑनर हुआ, और 100 रुपया जो इसका एक्स्ट्रा लगा है, तो अब इसने सी से 2600 लेने हैं, तो ये सी को डेबिट कर देगा 2600 से। अब बिल आ जाएगा सी के बाद, सी क्या करेगा, जिससे पैसे लेने हैं उसको डेबिट और जिसके पैसे देने हैं उसको क्रेडिट। इसने पैसे लेने हैं ए से और पैसे देने हैं डी के, तो ये अपने पास जनरलाइज करेगा ए अकाउंट को डेबिट और डी अकाउंट को क्रेडिट। और इसने अब ए से 2600 लेना है और डी को 2600 इसने पे करना है। अब बिल आ जाएगा ए के पास, ए भी ये काम करेगा, इसने बी से लेने और सी को देने हैं, तो ये जनरल एंट्री अपने पास करेगा, बी अकाउंट को डेबिट करेगा और सी के अकाउंट को क्रेडिट करेगा। तो अब ये भी बी से इसने 2600 रुपये लेके देने हैं, तो ये 2600 लेगा और सी को 2600 पे करेगा। जो बी है ये क्या काम करेगा, ये अपनी जो बिल एक्सेप्ट करने की जनरल एंट्री है इसको रिवर्स करेगा। ये एंट्री कर देगा, बिल पेएबल अकाउंट को डेबिट करेगा और ए को क्रेडिट कर देगा। अब बिल तो 2500 का था, लेकिन ए इससे क्लेम कितना कर रहा है, 2600 क्लेम कर रहा है। तो वो बताएगा इसको कि ये जो 100 रुपया है ये इसको नोटिंग करवाने के लिए जो नोटिंग चार्जेस पे किए हैं वो 100 रुपया भी दो, और ये इसको अलग से अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि ये इसकी वजह से पे करने पड़े हैं, तो ये एक्सपेंस भी इसी का ही बनेगा। तो नोटिंग चार्जेस को मेंशन भी यही करेगा, और कोई भी पार्टी जो है नोटिंग चार्जेस को अलग से नहीं लिखेगी। जिसने पे किया है वो कैश को क्रेडिट करेगा। वैसे तो एक्सपेंस की एंट्री ही होती ना, जैसे नोटिंग चार्जेस डेबिट कैश क्रेडिट, जिसने कैश पे किया है वो कैश को क्रेडिट कर रहा है, और जिसका ये एक्सपेंस बनना है उसने एक्सपेंस वाला हिस्सा लिखा है। बाकी लोग सिर्फ जो है वो लेके देने वाले हैं कि इन्होंने जिससे लेने हैं उससे डेबिट कर रहे हैं और जिसको पे करने हैं उसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग नोटिंग चार्जेस वाला जो केस होता है, अगर बिल डिसऑनर हो जाए तो नोटिंग चार्जेस दर्ज होने के बाद कैसे वो लेके पैसे जो है वो आगे चलते हैं, उस केस को हमने डिस्कस किया। तो ये हमारा 4th केस था जो डिसऑनर हुआ था। अब अगर पहले तीनों केस जो है वो ऑनर हो जाएं तो उस केस में क्या होगा, उसमें चूंकि ये दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होनी है, ए और बी, बाकी पार्टीज का जिक्र नहीं होना, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। यहाँ पे दर्ज करना पड़ेगा हमें ताकि हमारा हिस्सा ये खत्म हो जाए। हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ये जो सी और डी है ना इनको इधर ले आते हैं यहाँ से, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा यूज नहीं होना था, तो सी और डी का सिर्फ यही यूज होना था, तो आप इसको कंसीडर करें। और जो ऊपर वाला हिस्सा ना ये हम नेक्स्ट शीट है हमारी ए और बी की, उसको हम कर रहे हैं ताकि इधर से इरेज नहीं किया आपको पता चल सके, और ये समझे कि हमने एक नेक्स्ट शीट जो है ना वो यूज की है। ई को भी इधर नहीं चले आते ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो आप लोग। तो ये जगह हमारे पास खाली थी, हम बाकी की एंट्री यहाँ पे कर देते हैं। अब पहला बिल जो है वो ऑनर हो जाता है मेजोरिटी को। पहला बिल किसके पास था, पहला बिल इसके अपने पास था, तो अगर पहला बिल ऑनर हो जाएगा तो ये शख्स अपनी एंट्री करेगा, बिल पेएबल टू कैश 2500 ने पे कर दी, तो बिल तो इसी के पास था, पैसे भी एक ही मिलेंगे, तो ये एंट्री करेगा कैश अकाउंट टू बिल रिसीवेबल 2500। फर्स्ट बिल ऑनर हो गया। दूसरा बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया हुआ था, अगर ये भी ऑनर हो जाता है तो यहाँ पर एंट्री आ जाएगी, बिल पेएबल टू कैश, लेकिन अब ये कैश मिलना है बैंक को, तो ये शख्स इसको दर्ज नहीं करेगा क्योंकि इसने ऑलरेडी पैसे ले लिए हैं बैंक से। बैंक से इसने कटौती करवा के पैसे ले लिए हैं, अब वो पैसे बैंक के हैं, वो बैंक उसको दर्ज करेगा, ये इसको दर्ज नहीं करेगा। तीसरा बिल अगर ऑनर हो जाता है तो ये एंट्री हमारे अपने पास करेगा, बिल पेएबल टू कैश 2500, और ये शख्स जो है इसने बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेजा हुआ था, तो बैंक फॉर कलेक्शन पर्पज अब खत्म हो जाएगा। बैंक में वैसे पैसे इसके आ जाएंगे 2500, और जो बैंक फॉर कलेक्शन एक आर्थिक तौर पर इसने बनाया हुआ था उसको ये क्रेडिट कर देगा। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर आपका जो है ना डिस्कस हो जाता है, इसमें चारों केस हमने देखे।
अपने पास रखने वाला भी, बैंक से डिस्काउंट करवाने वाला भी, बैंक पर कलेक्शन वाला भी और इंडोर्समेंट वाला भी। इंडोर्समेंट वाले में हमने मल्टीपल इंडोर्समेंट्स देखी और उसमें देखा कि अगर दरमियान में जिस पार्टी ने अगर डिसऑनर होते हुए नोटिंग चार्जेस नहीं दर्ज करवाए थे, वो इसको एज इट इज लिख रहा है, 25 ही लिख रहा है। और जो शख्स कोर्ट में चला जाता है नोटिंग पब्लिक के बाद और उसको दर्ज करवाता है, नोटिंग चार्जेस उसको पे करने पड़े हैं, तो वो आगे कैसे लेके चलता है और एंड पे कैसे दर्ज करते हैं। तो ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का पूरा चैप्टर इसमें डिस्कस हो जाता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज को अभी नए सिरे से सीख रहे हैं, उनको चाहिए कि वो पहले चारों केस अलग अलग जो है वो उसको वो वाली वीडियोस देखें, उनको अच्छे तरीके से समझें और फिर जो है वो अपना चैप्टर आप सॉल्व करने की तरफ, या इस एक वीडियो की मदद से आप देख लें तो ओवरव्यू आपको समझ मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग अपना पूरा चैप्टर हल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगे जो आपको समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही जो है वो उस पर वीडियो बना के आपसे शेयर कर दी जाएगी।